हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर स्टडी 0.00 पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स के सेमेस्टर एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। इससे जो अगला पार्ट आएगा उसमें यूनिट नंबर थर्ड एंड फोर्थ के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। इस प्रकार फिजिक्स सेकंड के यूनिट 2 वीडियो के द्वारा आपको चारों यूनिट के कंप्लीट मोस्ट क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जो आपका मैकेनिक्स फिजिक्स का पेपर हुआ है उसमें लगभग वीडियो में से 15-16 नंबर का मैटर आ गया था। इसी प्रकार इसमें भी आप देखना अच्छे से दोनों वीडियो को। इस प्रकार आपको कंटिन्यू सभी सब्जेक्ट की मोस्ट क्वेश्चंस की वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। देखिए क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि परावैद्युत माध्यम में स्थित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है। माना कि ये जो सतह है, ये पूरी सतह है, इसको परावैद्युत मान लिया जाए। इस पूरी सतह को परावैद्युत मान लिया जाए, परावैद्युत माध्यम, और इस पर क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश मान लिया जाए। इस पर क्या मान लिया जाए, प्लस क्यू आवेश मान लिया जाए। ऐसा मानने पर इस आवेश के कारण क्या होगा, परावैद्युत माध्यम में स्थित परमाणुओं का क्या होने लग जाएगा, ध्रुवण होने लग जाएगा। पोलराइजेशन क्या होने लग जाएगा, ध्रुवण। ध्रुवण में क्या होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस, क्योंकि प्लस के कारण माइनस प्लस आ जाएगा चार्ज, माइनस प्लस और माइनस प्लस। ये एक पूरी सतह है, इसको परावैद्युत माध्यम मान लिया जाए और इस पर एक आवेश ले लेते हैं क्या, प्लस क्यू आवेश। ऐसा मानने पर इस आवेश के कारण परावैद्युत माध्यम में स्थित परमाणुओं का क्या होने लग जाता है, ध्रुवण होने लग जाता है। जब ध्रुवण होगा तो माध्यम में स्थित परमाणु और बाहर निकलने लगेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यदि प्लस आवेश क्यू को केंद्र मान लिया जाए, प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर एक प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या के गोला की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। स्मॉल आर त्रिज्या के क्या करते हैं, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले की कल्पना करते हैं। यदि केंद्र प्लस क्यू को क्या मान लिया जाए, केंद्र मान लिया जाए, तो देखिए गोले के आवेश के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए पी। यहाँ पर पी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्रुवण हो रहा है। क्या हो रहा है, ध्रुवण हो रहा है। यदि इस प्रकार लिख दिया जाए कि क्यू बराबर सिग्मा पी ए, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बी। बी क्योंकि परमाणु का क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं माइनस और प्लस के द्वारा। ये क्या है, पूरा गोले है, गोला है, गोला का क्षेत्रफल होता है क्यू बी बराबर सिग्मा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू बी बराबर सिग्मा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो सिग्मा पी है किसको इक्वल होता है, पी के बराबर होता है। सिग्मा पी बराबर बराबर किसके होता है, पी के। तो क्यू बी बराबर आ जाएगा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको यदि समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए, कि माना समीकरण नंबर 1, पहले जो आवेश है वो गोले में कौन सा आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्रुवण हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। अब यदि माना
केंद्र पर पृष्ठ आवेश कैपिटल Q माइनस 4 पाई R स्क्वायर P है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। हमें क्या ज्ञात करना है? परावैद्युत माध्यम में स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो देखिए, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपॉन R स्क्वायर। ये सूत्र होता है पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। E बराबर R स्क्वायर अपॉन KQ अपॉन R स्क्वायर। आगे देखिए इसका सॉल्यूशन। E बराबर K को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर, और Q का मान इससे समीकरण नंबर 2 से Q माइनस 4 पाई R स्क्वायर P। Q माइनस 4 पाई R स्क्वायर P। हम जानते हैं कि हमने एक सूत्र पढ़ा था, P बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट काई E। ये क्या है? काई। P बराबर एप्सिलॉन नॉट काई E। इस सूत्र में रखने पर E का मान P बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट काई। E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R स्क्वायर और Q माइनस 4 पाई R स्क्वायर P। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। यदि इसका अंदर क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए तो माइनस एप्सिलॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर P। अंदर क्या कर देंगे? इसका गुणा कर देंगे। 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो P बराबर आ जाएगा, P बराबर काई Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर माइनस P काई। नेक्स्ट देखिए आगे। अब यदि इसका क्या कर दिया जाए? पक्षांतरण कर दिया जाए तो ये हो जाएगा P प्लस P काई बराबर काई Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, अब यदि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? P कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस काई बराबर काई Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। यह आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो P बराबर निकल कर आएगा, P बराबर काई Q अपॉन 1 प्लस काई 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर। अब इस मान को P का जो मान निकल कर आया है उसको समीकरण नंबर 2 में पुट कर दिया जाए। समीकरण नंबर 2 में इक्वेशन 2 में समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखिए Q बराबर
क्यू माइनस 4πr², पी का मान काई क्यू अपॉन 1 प्लस काई 4πr²। 4πr² से 4πr² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा दिया जाए। क्यू बराबर क्यू 1 प्लस काई माइनस काई क्यू। अब यदि इसका अंदर गुणा कर दिया जाए तो क्यू प्लस एप्सिलॉन काई आएगा माइनस काई क्यू, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपॉन 1 प्लस काई और अपॉन 1 प्लस काई। तो क्यू बराबर निकल कर आएगा स्मॉल क्यू अपॉन 1 प्लस काई। क्यू बराबर क्या निकल कर आएगा, क्यू अपॉन 1 प्लस काई। हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र के क्यू अपॉन r²। क्यू का मान कितना निकल कर आया है, ई बराबर के अपॉन r² इंटू क्यू अपॉन 1 प्लस काई। चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस काई बराबर होता है एप्सिलॉन r। 1 प्लस काई बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन r। तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन r क्यू अपॉन r²। ये क्या निकल कर आएगा, परावैद्युत माध्यम में स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन r क्यू अपॉन r²। हम एक परावैद्युत माध्यम की कल्पना करेंगे, उस पर क्यू आवेश लेंगे और उसका क्या होगा, पोलराइजेशन होने लगेगा, ध्रुवण, और फिर उसका पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र का मान निकल कर आएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन r क्यू अपॉन r²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विद्युत प्रवृत्ति एवं परमाणु ध्रुवणता में संबंध स्थापित कीजिए। क्लासियस-मोसोटी संबंध क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार सेमेस्टर एग्जाम में तो हर बार आता है कि विद्युत प्रवृत्ति एवं परमाणु ध्रुवणता में संबंध स्थापित कीजिए, या क्लासियस-मोसोटी संबंध क्या होता है, स्थापित कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में आता है। माना कि दो प्लेट हैं, माना कि दो आवेशित प्लेट हैं, जिसके एक प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक प्लेट पर माइनस आवेश मान लिया जाए। माना कि दो आवेशित प्लेट हैं, जिसके एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर क्या है, माइनस। अब यदि इस प्लेटों के मध्य क्या रख दिया जाए, परावैद्युत रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, परावैद्युत रख दिया जाए, परावैद्युत रख दिया जाए। इन दोनों आवेशित प्लेटों के मध्य क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। यदि देखिए, यदि हम आवेशित प्लेटों के मध्य परावैद्युत रख देंगे तो विद्युत क्षेत्र के कारण पदार्थ में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ, परावैद्युत माध्यम में उपस्थित पदार्थ छोटे छोटे किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से। किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से। माध्यम में उपस्थित विद्युत क्षेत्र के कारण इनमें क्या होता है, पोलराइजेशन होने लगता है, ध्रुवण होने लगता है। क्या होता है, ध्रुवण।
ध्रुवण होने लगता है, जिससे नेगेटिव प्लस चार्ज, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं, क्या होने लगता है, पोलराइजेशन। इसमें से यदि किसी एक परमाणु पर क्या निकाला जाए, विद्युत क्षेत्र का मान निकाला जाए, तो उसको क्या मान लिया जाए, केंद्र ओ मान लिया जाए, ओ मान लिया जाए। पॉजिटिव चार्ज है माइनस, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी प्लस से माइनस, इसे E0 विद्युत क्षेत्र मान लिया जाए, जिसका मान होता है सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माइनस 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 चार्ज और प्लस, इसे E1 विद्युत क्षेत्र मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, E1 विद्युत क्षेत्र मान लिया जाए। इस प्रकार जब परावैद्युत को, थोड़ी देखिए इसकी संरचना की, जब परावैद्युत को आवेशित समांतर प्लेटों के मध्य रखते हैं तो इसके प्रत्येक परमाणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, साथ में अन्य परमाणुओं के द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र भी कार्य करते हैं। परावैद्युत के माध्यम में उपस्थित परमाणु पर, परावैद्युत के माध्यम में उपस्थित परमाणु किसी एक परमाणु पर स्थानीय विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो हम लॉरेंस विधि का प्रयोग करते हैं। स्थानीय विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम केंद्र O मानते हैं, जिस पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र अन्य चार क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। देखिए फर्स्ट है बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र E0। जब परावैद्युत को, परावैद्युत की अनुपस्थिति में, परावैद्युत की अनुपस्थिति में आवेशित समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र E0 परावैद्युत की अनुपस्थिति में आवेशित समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E0 बराबर होगा सिग्मा फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, समीकरण नंबर 1। सेकंड देखिए ध्रुवण क्षेत्र, क्या, ध्रुवण क्षेत्र E1। जब परावैद्युत को संधारित्र प्लेटों के मध्य रखते हैं तो उसकी एक प्लेट पर धनावेश और एक प्लेट पर माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 का मान निकल कर आता है। इस थ्योरी को लिख लेना, E1 बराबर आता है सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। नंबर 3, ये हम स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कर रहे हैं। नंबर 3 है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E2। यदि परावैद्युत माध्यम से गोले वाले भाग को हटा दिया जाए तो जो धन प्लेट है, धन प्लेट पर अक्ष के गोलार्ध के कारण धनावेश आ जाता है और माइनस पर माइनस आवेश आ जाता है। इस प्रकार हमें E2 विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त होता है P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया जाए।
और नंबर 4 विद्युत क्षेत्र, नंबर 4 भी क्या है, विद्युत क्षेत्र E3। परावैद्युत में द्विध्रुव उपस्थित होने के कारण, क्या द्विध्रुव उपस्थित होने के कारण E3 का मान हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या बन रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है, इसलिए E3 का मान हमें क्या प्राप्त होता है, 0। इसे समीकरण नंबर 4 मान लिया जाए। इस प्रकार यदि हम दो प्लेट आवेशित समांतर प्लेटों की गणना करते हैं, उनके मध्य क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। और यदि उसके मध्य एक परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए और उसके एक परमाणु पर हमें क्या ज्ञात करना है, स्थानीय विद्युत क्षेत्र मान निकालने के लिए किसकी गणना करते हैं, एक गोले की कल्पना करते हैं। इस गोले पर स्थानीय विद्युत क्षेत्र पर 4 विद्युत क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट बाह्य क्षेत्र, सेकंड ध्रुवण क्षेत्र, थर्ड विद्युत क्षेत्र, फोर्थ विद्युत क्षेत्र। इस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र के मान निकल कर आ जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट आगे इसी में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सेमेस्टर एग्जाम में तो पक्का ही आता है। देखिए EL बराबर E0 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। EL बराबर E0 का मान कितना था भाई, ये विद्युत क्षेत्र D/ε0। E1 है वो क्या आएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या हो रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है, माइनस और पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ जाएगा P/ε0। और E2 का मान था P/3ε0 और E3 का मान कितना था, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए EL बराबर इसमें से ε0 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये बस जाएगा D-P प्लस P/3ε0। चूंकि हम जानते हैं कि D बराबर होता है ε0 काई प्लस P, D बराबर होता है ε0 काई प्लस P। यदि इसका D-P निकालेंगे तो आ जाएगा बराबर ε0 काई। EL बराबर ε0 काई अपॉन ε0 प्लस P/3ε0, P/3ε0। ε0 से ε0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो EL बराबर निकल कर आएगा काई प्लस P/3ε0। EL बराबर काई, D बराबर होता है D बराबर ε0 काई प्लस E होता है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा E प्लस 3ε0, E प्लस क्या आ जाएगा 3ε0। EL बराबर निकल कर आएगा E प्लस P/3ε0। इसे समीकरण नंबर 5 मान लिया जाए, समीकरण नंबर 5। अब आए देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट, स्थानीय क्षेत्र के प्रभाव में, चूंकि स्थानीय क्षेत्र के प्रभाव में परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण P प्रेरित होता है।
विप्रेरित होता है। स्थानीय क्षेत्र के प्रभाव में परमाणु में द्विध्रुव आवरण विप्रेरित होता है, जो किसके समानुपाती है? EL के समानुपाती है। किसके समानुपाती है? EL के समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो P बराबर अल्फा EL आ जाएगा। अल्फा क्या है यहाँ पर? परमाणुक ध्रुवणता, परमाणुक ध्रुवणता। अल्फा क्या है यहाँ पर? परमाणुक ध्रुवणता। P बराबर अल्फा EL। चूंकि अब यदि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित परमाणु की संख्या निकालें, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित परमाणु की संख्या निकालें तो होती है P बराबर NP। P बराबर NP। तो देखिए P बराबर P का मान अल्फा EL, P बराबर N अल्फा EL। EL का मान समीकरण नंबर 5 से पुट करने पर P बराबर N अल्फा E प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, P प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट P बराबर क्या आ जाएगा? N अल्फा E प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए नेक्स्ट आगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ढंग से 2 बार देख लेना, चाहे वीडियो पॉज करके। P बराबर N अल्फा E प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका क्या कर दिया जाए? अंदर गुणा कर दिया जाए तो P बराबर N अल्फा E प्लस N अल्फा P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका पक्षांतरण कर दिए जाएंगे इधर की साइड, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? P 1 माइनस N अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बराबर N अल्फा E। ये तो सभी का आसानी से क्या आ गया, समझ आ गया होगा कि इसका पक्षांतरण कर देंगे तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? P ये हो जाएगा 1 माइनस N अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बराबर N अल्फा E। P बराबर N अल्फा E अपॉन 1 माइनस N अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट काई E। P की जगह क्या ये पुट कर देंगे कि एप्सिलॉन नॉट काई E। एप्सिलॉन नॉट काई E बराबर N अल्फा E अपॉन 1 माइनस N अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। E से ही क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा लेंथी है भाई पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, ढंग से समझना। काई अपॉन, इसके अपॉन में ये आ जाएगा, अपॉन में नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? गुणा 1 माइनस N अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बराबर N अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसी में काई लघुत्तम क्या आ रहा है? 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस N अल्फा बराबर N अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसका अंदर गुणा करेंगे तो 3 एप्सिलॉन नॉट काई माइनस एन एल्फा काई बराबर 3n एल्फा, 3n एल्फा। नेक्स्ट देखिए 3 एप्सिलॉन नॉट काई, इसका पक्षांतरण करेंगे इधर की साइड, 3n एल्फा प्लस n एल्फा काई। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, n एल्फा। 3 एप्सिलॉन नॉट काई बराबर n एल्फा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस काई, 3 प्लस काई। काई अपॉन क्या लिख देते हैं, 3 प्लस काई बराबर n एल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखिए आगे, इसको अच्छे से समझ लेना, नोट्स बना लेना इसका। चूंकि हम जानते हैं कि काई बराबर होता है एप्सिलॉन r माइनस 1, तो काई की जगह क्या पुट कर देंगे, एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r माइनस 1 प्लस 3 बराबर n एल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 2 बराबर n एल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, विद्युत प्रवृत्ति एवं परमाणविक द्रवणता में संबंध निकल कर आ जाएगा, या क्लासियस संबंध। यह हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये जो दोनों क्वेश्चन बताए ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हीं में से आपको टर्म टेस्ट में कोई एक क्वेश्चन है, जितने 2 क्वेश्चन आते हैं वे अवश्य आ जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको ढंग से देखना भाई, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार सेमेस्टर एग्जाम में टर्म टेस्ट में आता ही रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चुंबकीय सदिश विभव द्वारा, चुंबकीय सदिश विभव द्वारा बायो सावर्त के नियम को व्युत्पन्न करना है। किसके द्वारा, जो चुंबकीय जो सदिश विभव है उसके द्वारा हमें बायो सावर्त नियम को व्युत्पन्न करना है। जिन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है कि इंग्लिश मीडियम की, हो भाई इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर देना। जिनको इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए ना, उनको इंग्लिश में पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी और ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा जिसमें पीडीएफ डालते हैं। 91 16 74 54 54। जिनको इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज कर देना। देखिए, चुंबकीय सदिश विभव द्वारा बायो सावर्त के नियम को क्या करना है, हमें व्युत्पन्न करना है। तो हमारे पास ये क्या है, माना कि एक वायर है, क्या है, वायर है यानी कि तार है। हमारे पास क्या है, तार है, तार है, क्या है, एक हमारे पास तार है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा तो वो कितना होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए। इस वायर या तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, ए। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई। हमें यहाँ से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इसकी लेंथ है, लंबाई कितनी है, dl। इसकी लेंथ है, लंबाई कितनी है, कितनी लेते हैं, dl। इसकी लेंथ है, लंबाई, ये क्षेत्र हो जाएगा c से d। इस जो लेंथ है, लंबाई, इस क्षेत्र को हम क्या मान लिया जाए, c से d। और यहाँ से बिंदु P कितनी दूरी पर मान लिया जाए, स्मॉल r दूरी पर, और यहाँ से कैपिटल R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय सदिश विभव द्वारा बायो सावर्त के नियम को उत्पन्न करना है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस कोण को क्या मान लिया जाए, थीटा, और इसको बीटा।
यहाँ से यदि इसे मिला दिया जाए, इसे β1 और इसे β2, वैसे इसे सिंप्लीफाई करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान डेरिवेशन है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो चुंबकीय सदिश विभव का सूत्र होता है, चुंबकीय सदिश विभव, चुंबकीय सदिश विभव का वो होता है ए वेक्टर बराबर यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन जे dv अपॉन आर। ए वेक्टर बराबर यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन जे dv अपॉन आर। अब यदि यहाँ से इंटीग्रेशन को हटा दिया जाए तो क्या आएगा, dA बराबर यू नॉट अपॉन 4 बाई जे वेक्टर dv अपॉन आर, यू नॉट अपॉन 4 पाई जे वेक्टर dv अपॉन आर। इस जो बेलन है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है a, और लेंथ लंबाई कितनी है dl, तो इसका आयतन क्या होगा, dv बराबर क्या होगा a इंटू dl, क्या होगा आयतन dv बराबर a इंटू dl। और हम जानते हैं कि धारा घनत्व होता है J बराबर I अपॉन a, क्या जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर क्या होता है I अपॉन a। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए, समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। देखिए आगे dA वेक्टर बराबर यू नॉट अपॉन 4 पाई, dB का मान J का मान कितना है I अपॉन a, I अपॉन a, और dB का a इंटू dl अपॉन r। a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो dA वेक्टर आएगा यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r, क्या आएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, समीकरण नंबर 2 दिख रहा है, देखो इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया जाए 2। तो आगे देखिए बहुत ही आसान डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें। हम जानते हैं कि B बराबर क्या होता है डेल्टा क्रॉस ए वेक्टर, चुंबकीय तो बराबर क्या होता है डेल्टा क्रॉस ए। अब यदि इसमें कुछ प्रकार लिख दिया जाए, dB वेक्टर बराबर डेल्टा क्रॉस dA वेक्टर, dA वेक्टर, तो देखिए dB वेक्टर बराबर डेल्टा क्रॉस dA वेक्टर का मान समीकरण नंबर 2 से क्या आएगा, यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r वेक्टर, सॉरी r। अब यदि इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए dB वेक्टर बराबर यू नॉट I अपॉन 4 पाई को कर लिया जाए, और डेल्टा क्रॉस dl अपॉन r, dl वेक्टर अपॉन r। वैसे डेल्टा क्या है, पर सदिश है, वेक्टर राशि है। देखिए और सिंप्लीफाई किया जाए तो यू नॉट I अपॉन 4 बाई dB वेक्टर बराबर यू नॉट अपॉन 4 पाई, और डेल्टा को इस प्रकार लिख दिया जाए कि डेल्टा 1 अपॉन r क्रॉस dl वेक्टर, डेल्टा 1 अपॉन r क्रॉस dl वेक्टर। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि डेल्टा 1 अपॉन r को हम किस प्रकार बोलते हैं, माइनस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। किस प्रकार बोलते हैं, डेल्टा 1 अपॉन r को बराबर माइनस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। dV वेक्टर बराबर
यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी वी बराबर यू नोट आई अपॉन 4 पाई डेल्टा 1 अपॉन आर को किस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू इंटू डी एल वेक्टर। सर्वप्रथम हमें क्या ज्ञात कर मानना है कि चुंबकीय सदिश विभव का सूत्र क्या होता है, ये वेक्टर बराबर यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यदि इसमें इंटीग्रेशन हटा दिया जाए तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होगा डी बी बराबर ए इंटू डी एल, और जे बराबर क्या होता है ए अपॉन ए। इन मानों को इस समीकरण 1 में इसमें पुट करेंगे तो समीकरण 2 निकल कर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि बी बराबर क्या होता है डेल्टा क्रॉस ए वेक्टर। इसको यदि इस प्रकार लिख दिया जाए तो हम डी ए वेक्टर का मान समीकरण 2 से पुट करने पर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। तो देखिए आगे इसी में डी वी वेक्टर बराबर यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। हम जानते हैं चूंकि ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं तो क्या आता है, ए क्रॉस बी निकालते हैं तो माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर, बी क्रॉस ए क्रॉस बी निकालते हैं तो माइनस बी क्रॉस ए, इसका वेक्टर हो गया ना। अब यदि हम इसका पलट कर लिखें डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इस प्रकार लिख देंगे डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। यही क्या है, बायो सावर्ट नियम है। यदि इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा। तो डी बी वेक्टर बराबर आ जाएगा यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू। एक आर से आर क्या हो जाएगा कैंसल, तो डी वी वेक्टर बराबर आएगा यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, बायो सावर्ट नियम। इस प्रकार बहुत ही आसान, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है, चुंबकीय सदिश विभव द्वारा बायो सावर्ट के नियम को क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। वो होता है डीवी वेक्टर हट जाएगा, डीवी बराबर यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। क्या पूछ रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम को कथन है उसको परिभाषित कीजिए। वह इसका अवकल तथा समाकलन रूप लिखिए। अवकल तथा समाकलन रूप को लिखना है, वह धारावाही ठोस बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमसे 3 चीजें पूछ रहा है कि एम्पियर का नियम का कथन लिखिए और उसका अवकल तथा समाकलन रूप लिखिए तथा धारावाही ठोस बेलन या सिलेंडर के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये क्या है, वायर है यानी कि तार है जिसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है और ये एक वायर या तार है जिसमें भी I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार ये एक वायर या तार है जिसमें I3 मान की धारा प्रवाहित हो रही है और ये तार है इसमें I4 मान की क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्या है, वायर है यानी कि तार है, तो इसके चारों ओर क्या हो जाता है,
क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। ये वायर है, तार है जिसमें I1 की धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें I3 I4 की। यदि हम इसका इंटीग्रेशन निकालें तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट dl बराबर u नॉट समेशन I, इसे समीकरण नंबर 1। बी वेक्टर डॉट dl बराबर u नॉट समेशन I। समेशन I क्या होता है, यहाँ पर देखिए समेशन I बराबर है I1 प्लस I2, यहाँ पर -3 आ जाए क्योंकि रिवर्स हो रहा है, -I3 प्लस I4 क्योंकि दिशा चेंज हो रही है। तो इस समेशन I को हम क्या लिख सकते हैं, I भी। तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट dl बराबर न्यू नॉट I। ये क्या होता है, एम्पियर का नियम। क्या होता है, एम्पियर का परिपथ नियम। और इसमें देखिए हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन नहीं सॉरी बी बराबर होता है यू नॉट एच। एच क्या है, पर चुंबकत्व क्षेत्र। एच क्या है, चुंबकत्व क्षेत्र। बी बराबर यू नॉट एच। इसमें यदि इसको देखिए इंटीग्रेशन बी वेक्टर dl अपॉन न्यू नॉट बराबर आई, इसको इस प्रकार लिख दिया जाए तो यहाँ पर बी वेक्टर अपॉन न्यू नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एच। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एच वेक्टर डॉट dl बराबर आई। इसे क्या कहते हैं हम, एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। ये इसकी गणितीय कैलकुलेशन है। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा इसी से। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट dl बराबर यू नॉट आई। ये क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देखिए इसकी परिभाषा। ये होता है इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट dl बराबर न्यू नॉट आई। ऐसे लिखना है हमें, किसी बंद पथ के अनुदिश, क्या किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। इसका क्या निकालना है, रेखा समाकलन। किसी बंद पथ के अनुदिश, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन अर्थात परिसंचरण। बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग, धाराओं के बीजगणितीय योग तथा यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। और डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, इस सूत्र से, किसी बंद पथ के अनुदिश, बंद पथ के अनुदिश, इसका हमें क्या निकालना है, रेखा समाकलन। इसी से डेफिनेशन बन रही है, किसी बंद पथ के अनुदिश। हमें क्या करना है, बंद पथ की कल्पना करनी है। किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन व परिसंचरण। किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन परिवर्तन, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन अर्थात परिसंचरण बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को पार करने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग, क्या निकाला जाता है, बीजगणितीय योग
योग के बीजगणित योग के यू नोट के यू आएगा ये यू नोट के बीजगणित योग के यू नोट के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है? एम्पियर का कथन है। किसी बंद पथ के निर्दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन अर्थात परिसंचरण बंद पथ द्वारा परिवर्तित क्षेत्रफल को पार करने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के यू नोट के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। और इसमें सेकंड क्या पूछ रहा है हमसे? अवकल तथा समाकलन रूप देखिए। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसका अवकल तथा समाकलन रूप किस प्रकार निकाला जाता है? अवकल तथा समाकल रूप अवकल तथा समाकल रूप किस प्रकार निकाला जाता है? तो देखिए, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या होता है? न्यू नॉट आई। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। ये क्या होता है? एम्पियर का नियम। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर यू नॉट आई। चूंकि हम जानते हैं आई बराबर होता है इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए। क्या होता है ये आपको मानना पड़ेगा कि आई बराबर होता है इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। समीकरण नंबर क्या मान लिया जाए? 2 मान लिया जाए। अब यदि समीकरण 1 व 2 की समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे? हल करेंगे। तो आई का मान समीकरण 1 में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर ये आ जाएगा न्यू नॉट जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये क्या होता है? अवकल रूप, सॉरी समाकल रूप। क्या होगा? समाकल रूप। समाकल रूप इसको डायरेक्ट भी याद रखना भाई, न्यूमेरिकल करवा सकता है। समाकल रूप होगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर यू नॉट इंटीग्रेशन जे वेक्टर अपॉन डॉट डी ए वेक्टर। अब इसका समाकल रूप है, अवकल रूप किस प्रकार निकाला जाता है? तो वो देखिए, स्ट्रोक कर्ल प्रमेय आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी। स्ट्रोक कर्ल प्रमेय, स्ट्रोक कर्ल प्रमेय क्या होती है? इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर इंटीग्रेशन डेल्टा क्रॉस बी डॉट डी ए वेक्टर। ये क्या होती है? स्ट्रोक कर्ल प्रमेय। इसे समीकरण नंबर यहाँ पर जगह और नहीं दी हुई, समीकरण नंबर 4 मान लिया जाए। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 की तुलना की जाए तो इसको दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो इंटीग्रेशन डेल्टा क्रॉस बी डी ए वेक्टर बराबर न्यू नॉट जे वेक्टर डॉट डी ए। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। डी ए वेक्टर से डी ए वेक्टर हट जाएगा और इंटीग्रेशन से तो ये आ जाएगा डेल्टा क्रॉस बी बराबर यू नॉट जे। तो यही क्या होता है? इसका अवकल रूप डेल्टा क्रॉस बी बराबर यू नॉट जे। इस प्रकार हम इसका अवकल तथा समाकल रूप लिखा सकते हैं। इसको जरूर डायरेक्ट ध्यान रखना, अवकल रूप को डेल्टा क्रॉस बी बराबर यू नॉट जे। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या पूछ रहा है? इससे धारावाही ठोस सिलेंडर है, उसके बाहर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और इससे आपसे कोई एक निकलवाएगा, हम इसमें आपको
धारावाही ठोस बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने। इसमें 3 शर्तें, पृष्ठ पर और उसके अंदर। हम कहाँ पर निकालेंगे? सिलेंडर के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फिजिक्स है वो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है भाई वो बहुत ही आसान है बजाय फर्स्ट सेमेस्टर के। सेकंड सेमेस्टर इसमें कुछ नहीं है, जो 12th में पढ़ाया अधिकतर वही टॉपिक हैं। तो देखिए, बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार निकाला जाता है? बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, एक सिलेंडर, ये क्या है? ये क्या है? एक सिलेंडर है जिसमें आई एम्पियर की क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। इस सिलेंडर में क्या हो रहा है? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। इसकी जो सिलेंडर है उसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। यहाँ पर कोई बिंदु ओ मान लिया जाए वे, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? आर। अब हमें क्या करना है कि बेलन सिलेंडर के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम इसके बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट पी की कल्पना करते हैं जो यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। जब इसके बाहर एक बिंदु लेंगे तो उसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए हम किस प्रकार निकालते हैं। हम जानते हैं कि एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर लॉ, एम्पियर के नियम से क्या होता है? इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। अब देखिए बी वेक्टर डी एल, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को हम किस प्रकार खोल सकते हैं? इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर को इस प्रकार खोल सकते हैं। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखिए बी वेक्टर और डी एल के मध्य थीटा का मान कितना है? यदि इस पथ को इस प्रकार अज्यूम किया जाए और इसका रेखा समाकलन निकालने के लिए एक स्मॉल किसी कल्पना करते हैं अल्फाबेट डी एल। तो चुंबकीय क्षेत्र की, यदि इस पथ को इस प्रकार अज्यूम किया जाएगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी? इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। तो बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के मध्य थीटा कितना होगा? 0। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। क्योंकि यदि इसमें मैक्सवेल कोर का पेच नियम लगाया जाए कि अंगूठा किसकी दिशा में हो? धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको दर्शाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 0। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर थीटा बराबर कितना लिख देंगे? 0। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डी एल बराबर बी वेक्टर को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन डी एल। इस पथ का क्षेत्रफल का सॉल्यूशन करेंगे डीएल वेक्टर का, डायरेक्ट याद रख लेना, दिया जाएगा 2 पाई आर इंटीग्रेशन डीएल। काफी डेरिवेशन में आपको ये काम आएगा। इंटीग्रेशन डीएल बराबर 2 पाई आर। इसकी तो तीनों शर्तों में
आएगा। तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर क्या आ जाएगा, बी क्रॉस 2πr, बी इंटू 2πr है, बी इंटू 2πr। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। अब देखिए, यदि समीकरण 2 से मान किस में रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख दिया जाए। समीकरण 2 से स्क्रीनशॉट ले लेना, वही मिटा रहा हूँ। समीकरण 2 से मान किस में रख दिया जाए, समीकरण 1 में रख दिया जाए। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, बी 2πr बराबर म्यू नॉट आई, तो बी वेक्टर बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये क्या होता है, बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। सूत्र को अवश्य याद रखना, क्योंकि आपसे कोई छोटा सा न्यूमेरिकल करवा सकता है। बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ कि इसमें हमने आपको 3 चीजें निकालना बताई। एम्पियर का परिपथ नियम को परिभाषित किया, वे इसका अवकल तथा समाकलन रूप, वे इसके बेलन के बाहर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, और इसके पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, पृष्ठ पर निकालेंगे तो आ जाएगा यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल आर आ जाएगा। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर। जब पृष्ठ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। और एक शर्त और है अंदर, अगर आपसे कोई एक शर्त पूछेगा तो आपसे कोई सी भी एक शर्त कर सकते हो, बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र या पृष्ठ पर और अंदर, और है एक शर्त, उसको देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ज्ञात करने के नियम है उनको क्या करना है, क्लियर करना है। कि 2 नियम बता रहे हैं, मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम, मैक्सवेल कॉर्क स्क्वेयर रूल, और एक है दाई हथेली का नियम, राइट हैंड पाल्म रूल, दाई हथेली का नियम। तो देखिए मैक्सवेल कॉर्क पेच नियम फर्स्ट देखिए, मैक्सवेल कॉर्क स्क्वेयर रूल्स। इसको परिभाषित करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, माना कि एक दक्षिणावर्त कॉर्क पेच है, दक्षिणावर्त कॉर्क पेच, क्या है, दक्षिणावर्त कॉर्क पेच। ये क्या है, दक्षिणावर्त कॉर्क पेच। यदि एक दक्षिणावर्त कॉर्क पेच को दाहिने हाथ से, किससे, दाहिने हाथ से इस प्रकार घुमाया जाए कि धारा की दिशा में आगे बढ़े। जब हम इस दक्षिणावर्त पेच कॉर्क पेच को घुमाएंगे तो आगे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जो आगे बढ़ने की दिशा होगी वो किसको व्यक्त करेगी, करंट को, यानी कि धारा को। किसको व्यक्त करेगी, करंट को, धारा को। और जब इसे घुमाएंगे, घुमाने की जो उंगलियों की दिशा है वो किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको व्यक्त करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। किसको व्यक्त करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को। यदि एक दक्षिणावर्त कॉर्क पेच को दाहिने हाथ से, किससे, दाहिने हाथ से इस प्रकार घुमाया जाए, जो उसके आगे बढ़ने की दिशा है वो किसको दर्शाएगी, धारा की दिशा की। जैसे जैसे हम इसे घुमाते जाएंगे तो आगे बढ़ेगा, तो जो आगे बढ़े नोक है इसकी वो किसको दर्शाएगी, धारा की दिशा को। और इसको जो घुमाएंगे तो उंगलियों की दिशा किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो हमें किस प्रकार लिखेंगे इसका कथन, यदि एक, देखिए अब इसका कथन किस प्रकार लिखते हैं, यदि एक दक्षिणावर्त कॉर्क पेच को दाहिने हाथ से इस प्रकार
घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में आगे बढ़े। यदि एक दक्षिणावर्त कौर पेच को दाहिने हाथ से इस प्रकार घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो वो किसको दर्शाएगा? धारा को, धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो यदि एक दक्षिणावर्त कौर पेच को दाहिने हाथ से इस प्रकार घुमाया जाए कि धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो हाथ, तो अंगूठे को यदि एक दक्षिणावर्त कौर पेच को दाहिने हाथ से इस प्रकार घुमाया जाए कि धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाया जाता है, वह चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? बल रेखाओं को व्यक्त करता है। हमने उसमें सो गलती हो गई थी, उंगलियां बोल दी थी। यदि एक दक्षिणावर्त को पेच को दाहिने हाथ से इस प्रकार घुमाया जाए कि वे धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाया जाता है, वे चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करता है। तो हमें कथन किस प्रकार लिखना है? यदि एक दक्षिणावर्त कौर पेच को दाहिने हाथ से इस प्रकार घुमाया जाए कि जिस दिशा में हाथ के अंगूठे को घुमाना पड़ता है, वे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाओं को व्यक्त करता है। सेकंड देखिए, दाईं हथेली का नियम, राइट हैंड प्लान रूल्स, दाईं हथेली का नियम। इसके लिए हमें धारा, सपोज करते हैं ये क्या धारावाही चालक है। क्या है? सपोज करते हैं ये क्या है? धारावाही चालक है। मान लीजिए क्या है? धारावाही चालक। यदि एक धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ाया जाए, ये एक धारावाही चालक है। क्या एक धारावाही चालक है? इसको दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, जो अंगूठा की दिशा है वो किसको व्यक्त करेगी? करंट को व्यक्त करेगी। करंट को व्यक्त करेगी। किसको व्यक्त करेगी? करंट को व्यक्त करेगी। धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। और जो अंगुलियों के घूमने की दिशा है, अंगुलियों के घूमने की दिशा है, वे किसको व्यक्त करेगी? चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। किसको व्यक्त करेगी? चुंबकीय क्षेत्र को। तो हम इसको किस प्रकार लिखते हैं? यदि एक धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, राइट हैंड से, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठे की दिशा धारा को व्यक्त करेगी। किसको व्यक्त करेगी? धारा को। अंगूठे की दिशा धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। और उंगलियों के मुड़ने की दिशा किसके? अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करेगी। चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करेगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की, अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी।
यदि एक धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में हो, उंगलियों के मुड़ने की दिशा किसकी दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आने वाले अगले सेमेस्टर एग्जाम केमिस्ट्री और मैथ सभी के मोस्ट क्वेश्चंस की वीडियो आपको वीडियो में मोस्ट क्वेश्चंस बताएंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो देख लेते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,